दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स पे काम कर रहे हैं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स पे, और लगभग 4 सेट्स अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 25-25 एसएससी सीजीएल के प्री क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे हमारी सीएचएसएल के आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। और एक एक करके आज हम 5वां सेट लेकर आए हैं। देखिए 5वें सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। और तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते रहेंगे तो सीएचएसएल के जो भी आने वाले एग्जाम है, क्योंकि जितने भी पेपर्स बना रही है एसएससी, वो सारे लगभग कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सेट से ही बनाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर पे जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना आपका फायदा है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का लगाओगे उतना आप एग्जाम में नियरेस्ट पहुंचोगे। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रीवियस ईयर्स पे काम करिए। तो देखिए 5वें सेट का जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। कह रहा दिए गए ग्राफ को अध्ययन को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपको एक ये ग्राफ दे रखा है, इसको देख के आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। कह रहे कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये रहा 135 और इससे अधिक वाले मतलब इससे ऊपर। तो 18, 15, 14 और 11, 14, 11 आपका 25, 25 और 15 हो गया 40, 40 और 18 हो गया 58। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 58, वो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन आंसर टिक करेंगे 58। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो 58। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, जहां पे आपको सीधे सीधे से ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आएगा 58। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या कह रहे हैं, एक एक करते चले जाएंगे। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 25% पानी हो जाए। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में 60 लीटर है, अगर 60 लीटर है मतलब इसमें कितने परसेंट पानी है। ये तो कह रहा है 10% पानी है। कह रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए, ये कह रहा है। तो 60 लीटर में अगर 10% पानी है तो हम ये कह दें कि 6 लीटर पानी है। बाकी 54 लीटर आपका ये कह रहा है कि जो भी दूध हो जाएगा ये आपका पानी है और ये हो गया मिल्क। अब कह रहा है कितना और पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। अगर 25% पानी होगा तो दूध कितना रहेगा 75%। तो ये रेशियो कितने का बन गया 1 और 3 का। मिलाना पानी है, दूध कांस्टेंट है, तो अगर 3 का वैल्यू 54 है तो 1 का वैल्यू 18 हो गया। तो पहले जो दूध था वो था 6 लीटर, अब जो दूध है वो है 18 लीटर। तो कितना दूध मिलाया गया, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो दूध मिलाया गया है वो मिलाया गया है 12 लीटर दूध मिलाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो 12 लीटर। ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और बहुत बेहतर तरीका है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो 60 लीटर दूध में 60 लीटर मिश्रण में 90% दूध है। दूध की क्वांटिटी दोनों जगह से बराबर होगी, तो कितने लीटर में 75% हो जाएगा ये देख लीजिए। आप देख लीजिए, यहां से 100 से 100 खत्म। यहां से जैसे ही आपने काटा 15 पना 75, 15 छक्का 90, 5 से काट दिया तो 12 छंग 72। तो अब 72 लीटर मिक्सचर हो गया। पहले 60 लीटर था, तो जो मिक्सचर ऐड हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जो ऐड हुआ होगा वो क्या ऐड हुआ होगा, आपका पानी ऐड हुआ होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो यहां से भी आप 12 लीटर देख सकते हैं। रेशियो बना के कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हैं आप उससे ये क्वेश्चन करिए, बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखिए पहले 10% पानी था, फिर मिलाया गया प्योर पानी, तो पानी मिला दिया गया 100%। अब मिक्सचर में हो गया 25% पानी। तो जैसे ही आपने इसका रेशियो बनाया तो 75 और 15 का रेशियो बना, जिसको हम 5:1 के अनुपात में बांटेंगे। 5 का वैल्यू 60 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12 लीटर। तो जो मिक्सचर मिलाया गया वो 12 लीटर। तो ये दूसरे सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, इनमें से आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। रेशियो बराबर करके भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा ये देखना। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं। एक 6, 7, 8 सेंटीमीटर किनारों वाला एक घनाभ है। तो जैसे ही देखेंगे आप 6 × 7 × 8, यहां से घनाभ का आयतन देखेंगे तो 8 7 56, 56 × 6 करेंगे तो 6 6 36 लगा 3, 6 5 30, 3 कितना हो गया 336। ये घनाभ का आयतन आ गया। अब आप घन का आयतन निकालेंगे तो 7 का क्यूब कर देंगे तो ये घन का आयतन आ जाएगा। तो वो हो गया आपका 343। ये घन का आयतन हो गया। अब आपसे कह रहा है दोनों आयतन बराबर होंगे, गलत बात। घन का आयतन अधिक होगा, ये बात बिल्कुल सही है, तय नहीं किया जा सकता, गलत है। घनाभ का आयतन गलत है। तो जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन।
बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सरल सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे सवाल, सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आराम से करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये कह रहे हैं एक नंबर दे रखा है x67y और ये दे रखा है, इसमें ये बता दिया गया है कि ये 4 अंकीय जो संख्या है x67y ये 9 से फुल्ली डिविजिबल है, ये 9 से फुल्ली डिविजिबल बताई गई है। तो कह रहा है x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो अंकों का योग 9 से कटता है, तो 9 से पूरी पूरी संख्या कटती है, तो ये 7 और 6 13 हो गया। तो अगर 13 इस पूरी संख्या को 9 से काटना है तो मिनिमम 18 होना चाहिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 हो जाए, 5। तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 5। 5 में 9 जोड़ के x प्लस वाई का वैल्यू 14 भी लिया जा सकता है, लेकिन 14 नहीं लेंगे। रीजन ये है क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, 14 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू 5 और 14 हो सकता है, हमसे मिनिमम वाला पूछा गया है। तो जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा 5। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, जो होगा 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे, देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डायामीटर पता है, व्यास पता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू हो गया 22/7। दिमाग लगा के करिएगा, बहुत आसान सवाल है। और आपको व्यास दे रखा है 63, तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 63/2 और 63/2। ये यहां 2 से ये 2 से ये 4 खत्म हो गया, 7 से ये 9, 7 ने 63। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 3 24, जिसका इकाई का अंक 4 होगा वो आंसर हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अच्छा 9 से पूरा पूरा कट रहा है, जो ऑप्शन 9 से पूरा पूरा कटेगा वो आंसर होगा। 8 4 12, 2 14, 2 16, ये 9 से नहीं कट रहा, तो फिर आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। 7 4 11 4 15, 2 17 18, सीधे सीधे आपको आंसर दिख जाएगा कि आराम से देख सकते हो कि आंसर क्या होगा। कुछ भी कठिन नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे चेक करेंगे। फिर से समझिए, पहले यूनिट डिजिट से सेकंड और थर्ड ऑप्शन रिमूव कर दिया। फिर देखिए 9 से डिविजिबल जो हो रहा है तो उसको आंसर उठा लिया। इन केस आप नहीं कर पा रहे तो मल्टीप्लाई करना भी एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर सही हुआ वो कौन सा ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन। एक बहुत आसान और बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि 6 क्या कह रहे हैं। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है। इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या 30,000 है। ये सब मिला के जो जनसंख्या है वो 30,000 है। विशिष्ट शहर में जनसंख्या इन सभी शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार वो देख लेते है ना। देखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है C3, C5 और C7 शहर की औसत संख्या बतानी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं सवाल को, कौन कौन से शहर की बतानी है, C3, C5 और C7। तो C3 हो गई अपनी 8%, C5 हो गई 5, 8 5 13 और C7 हो गई 3, 8 5 13 3 16/3% हो जाएगी। ये 16/3% निकालना है और टोटल जनसंख्या थी 30,000। 30,000 का अगर हम 16/3% निकालेंगे तो ये बटे में 2 जीरो लगा लीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटा ये 100 हो गया और 1600 इस सवाल का सही आंसर हो गया, जो कि हमको थर्ड ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि आंसर कितना होगा 1600। एक और बहुत प्यारा सवाल जहां पे ये कह रहा है कि C3, C5 और C7 की औसत जनसंख्या बतानी है। तो C3 की 8 हो गई, C5 की 5 हो गई और C7 की 3 हो गई। तो इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दिया तो औसत जनसंख्या आ गई 16/3%, जिसको 16/300 लिख लिया। टोटल जनसंख्या हमको 30,000 पता थी, उसका 16/300 निकाल लिया, तो जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो गया 1600। एक और बहुत सरल सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सीजीएल के पेपर में भी कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ज्यादा अच्छे आते हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही दे रखे हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये 2 दिसंबर का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। आराम से करो, आराम से, बहुत आराम से किया जा सकता है। अब देखिए कह रहे हैं इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान है, ये हो गया x, जैसे ही किया तो ये 3y + 3x - 6 हो गया है ना, और ये -x - y हो गया। देखिए आराम से हल करिए। ये देखिए 3 1 4, 4 में से 1 घटाया तो ये 2x हो गया। जैसे ही y को देखेंगे 3y में से 1 y घटाया तो ये 2y हो गया और माइनस हो गया 6 है ना, तो हो गया 2x + 2y
2x प्लस एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3y हो गया। 3y में से जैसे ही आप घटाएंगे y को तो ये बचेगा 2y, ठीक है। अच्छा ये 4 ये 3x होगा, 3x प्लस 2y माइनस 6, तो जो आज का आंसर सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन। बाकी एक छोटा सा दिमाग लगाइए, कुछ मत करिए। x का एक टर्म ये 3, ये 3 एक 4 में से एक कम किया तो x के 3 टर्म आएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें x के 3 टर्म आ रहे हैं, वो थर्ड ऑप्शन। कुछ पूरा सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है। 3 दूना 6, ये देख लीजिए -6 आ रहा है, इसी में आ रहा है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं कि 8वां क्या कह रहे हैं। देखिए एक a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि tan a का मान क्या होगा, ये पूछा गया tan a का मान क्या होगा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं sin a प्लस बी और बराबर cos a प्लस बी। देखिए sin a बराबर cos a सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो जैसे ही आप करेंगे तो 2a प्लस 2b बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से आप देखेंगे a प्लस बी जो आ गया वो आ गया 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। a प्लस बी हो गया 45 डिग्री। हमको चाहिए tan a का मान। अगर हमको tan a का मान चाहिए तो हम एक काम करें कि b को उधर भेज दें, तो a बराबर हो गया 45 माइनस बी। तो अब tan a अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं तो tan a बराबर हो जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan a माइनस बी, तो 1 माइनस tan b हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan b, जो कि हमको दिख रहा है कि ये आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन 8वें नंबर क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल, सिर्फ अप्रोच क्या लेना वो याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात को नोट कर लीजिएगा कि साइन a बराबर cos b सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब a प्लस बी एंगल्स का सम जो हो 90 डिग्री हो। ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही tan a बराबर tan b भी तब होता है जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, ये देखना है। तो देख लीजिए, पहले 702 रुपए को 1/3 इस अनुपात में बांट दीजिए। तो 702 को जब आप बांटेंगे 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में, तो एलसीएम आया इसका 12, तो ये हो गया 4, 3 और 2, 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 702 अगर हमको पता है तो एक यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 9 7 63 हो गया और बचा 7 9 8 72। तो 4 8 32 लेगा, 3 4 7 28, 3 31, 312 रुपए मिल रहे राम को। नरेश को मिल रहा है 3 8 24 लेगा, 2 3 7 21, 2 24, ये यहां से ये मिल गया नरेश को। 3 8 24 लेगा, 2 3 7 21 और 2 23 होगा 234 रुपए, और इधर से इनको मिल गया 156 रुपए। ये कह रहा है इसके बजाय अगर 3 4 6 के अनुपात में बांटते, 3 4 6 के अनुपात में अगर हम इसको बांटते तो 6 4 10 3 13 का वैल्यू अगर हम 702 कर देते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू देखने को मिलता है 13 5 65 और बचा आपका 5 13 चौको 52। तो देखेंगे 3 चौको 12, 3 5 15, 1 16, और अगर देखेंगे 4 चौको 16, 4 5 20, 1 21 और 6 चौको 24, हंसे लगा 2 6 5 30, 2 32। ये तो कह रहा है अगर इसकी बजाय इस अनुपात में बांटे तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो 156 से 324 तो लाभ हुआ है सिर्फ और सिर्फ नरेश को, और जो नरेश को लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 324 में से 156 को घटा लेते हैं, 14 में 6 गया 8, यहाँ पे बचा 11, 11 में 5 गया 6, 2 में गया 1, 168 रुपए का लाभ हो रहा है नरेश को। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार फिर से समझिएगा, 702 रुपए को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने की बजाय अगर हम 3:4:6 के अनुपात में इसको बांटते हैं तो पूछा गया है किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है और कितना अधिक प्राप्त किया है। तो 3 4 6 को अगर हम साधारण रेशियो में बांटेंगे तो 4 3 2, 4 3 7 2 9 का वैल्यू पता है, तो वो यहां से अगर हम देखेंगे तो किसको कितना कितना रुपए मिलेगा, तो वो हमको मिल गया कि सबसे पहले वाले को जो मिलेगा वो मिलेगा 312 रुपए, दूसरे वाले को मिलेगा 234 और तीसरे को मिलेगा 156। फिर हमने इनको जिस अनुपात में बांटना था उस अनुपात में बांट के देखा, 162, 216 और 324। इसको भी लॉस हुआ है, इसको भी लॉस हुआ है, सिर्फ फायदा हुआ है नरेश को, और जो फायदा हुआ है वो कितने रुपए का फायदा हुआ है, 168 रुपए का फायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक पेन को 14% के लाभ पर 166 रुपए 44 पैसे में बेचा गया। यदि इसे 154 रुपए 76 पैसे में बेचा जाता तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है। आसानी से क्वेश्चन हो गया। 14% लाभ का मतलब हो गया 50 से 57। अगर 50 से 57 हो रहा है तो 57 यूनिट का जो वैल्यू पता है वो पता है 166 रुपए 44 पैसे। यहां से जैसे ही आपने काटा तो 19 तेईस 57, इसको काटेंगे तो 19 अट्ठे 152, 19 171 ज्यादा हो जाएगा तो 19 अट्ठे 152 और बचा कितना 14, तो 19 सत्ते 133 और 19 छक्का 114, 8.76। और अगर यहां से एक यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 के बाद बचा 2, 3 नम 27 और 3 दूना 6, 2 रुपए 92 पैसे। तो 50 यूनिट का वैल्यू जैसे ही देखोगे तो 5 दूनी 10 और 50, 292 का आधा कर लेते हैं। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो 292 का अगर हम आधा करते हैं तो 146 रुपए इस पेन का मूल्य होगा, 146 रुपए। अब इसने कहा क्या है कि 146 रुपए के पेन को अगर 154 रुपए 76 पैसे में बेचा जाए, 154 रुपए 76 पैसे में बेचेंगे तो 8 रुपए 76 पैसे का फायदा हो रहा है। 8 रुपए 76 पैसे का फायदा हो रहा है। 146 पे इंटू 100 कर लिया जाए तो अगर आप समझदार है तो आपको सीधे सीधे 6 बार में इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 6% का। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6%। फिर से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको 50 से 57 दे रखा था, आप आसानी से इसको हल करके आपने सीपी निकाल लिया जो कि 146 रुपए हो गया। सेलिंग प्राइस दे रखा है 154 रुपए 76 पैसे, तो 8 रुपए 76 पैसे का फायदा हो रहा है 146 पे इंटू 100। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से करिए, आसानी से किया जा सकता है, कुछ भी टिपिकल नहीं है अगर आप देखेंगे तो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर सकते हैं, हाँ हालांकि रेशियो बना के भी इन दोनों को किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट जो आपको स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन उसके ज्यादा स्ट्राइक करने के चांसेस ये हैं, इस वजह से मैंने ये तरीका बताया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहे हैं देखिएगा। कह रहा है 6,000 रुपए की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। यदि ब्याज 2% वार्षिक दर से रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, दशमलव के 2 अंकों तक बताना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसका ध्यान रखिए, बाकी सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं। 6,000 रुपए की राशि को 2 समान किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर अगर 2% दे रखी तो 2% का मतलब हो गया 50 से 51। ये पहली बार में, और दोबारा में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2500 से, जैसे ही 51 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2601, है ना। 51 इंटू 51 करेंगे तो 2601 हो गया। फिर जैसे ही आपने ऊपर वाले में 51 का गुणा किया, क्योंकि किस्तें बराबर करनी है, तो 51 इंटू 51 ये कर लिया तो किस्तें हो गई 2601 की, और ये हो गया 5 एकम 5 और पचम 2550 और ये हो गया 2500। तो यहां से जो पैसा हो रहा है वो हो रहा है आपका 5 5 5 10, 2 2 4 और 1, ये हो गया 50 50। इसकी वैल्यू जो हमको सवाल में पता है 50 50 की वैल्यू, वो हमको पता है 6000। 6000 बटे 50 50 इंटू, अब हमको जो वैल्यू निकालनी है प्रत्येक किस्त की तो 2601 का वैल्यू निकालना है। तो अगर यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया। यहां से ये हो गया 6 एकम 6 और छचरंग छत्तीस लगा 3 6 दूनी 12 3 15, ये हो गया और डबल 0 और नीचे दे रखा है 505। 505 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार गया, 505 से 3 बार गया तो ये हो गया आपका 1515। 1515 के बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो बचा 45, 45 हुआ तो ये हो गया 456। तो अब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 0। तो जैसे ही आपने 2 टर्म्स तक भाग दिया तो आपको पता चला कि 3090 रुपए के आसपास आएगा कुछ। तो जो आंसर सही हो गया वो हो गया 3090.30। पूरा सॉल्यूशन करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, आप इस तरीके से करिए, बहुत आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे मैंने ये बताया है आप उस तरीके से करिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहां से ये हो गया इसका आंसर 3090 रुपए 30 पैसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ की 12 क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहे हैं एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? देखिएगा एक और बहुत आसान क्वेश्चन जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इनके बीच की दूरी चोर और पुलिस की जो दे रखी है वो दे रखी है 97 मीटर, 97 मीटर। और आपसे ये कह रहा है कि चोर भाग रहा है
21 मीटर पर सेकंड की चाल से और पुलिस भाग रही है इसके पीछे 23 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो अगर हम ये कह दें कि हर सेकंड पुलिस 2 मीटर कवर कर रही है तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये 23 की चाल से चल रहा है, ये 21 की चाल से चल रहा है, तो हर सेकंड 2 मीटर कवर कर रही है। तो 97 कवर करने में 2 की चाल से जो टाइम लगेगा वो लगेगा 48.5 सेकंड। तो इस चोर को पुलिस को पुलिस को चोर को पकड़ने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 48.5 सेकंड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। है बहुत आसान क्वेश्चन, बस छोटा छोटा सा एक दिमाग लगाना है कि हर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 97 मीटर कवर करना है, एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो 48.5 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 6 महिलाएं, 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, इन्होंने बताया 3 दिन में, और 9 लड़कियां इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 9 गर्ल्स इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 2 दिन में। तो देखेंगे अगर यहां से तो आपको यह दिख रहा है कि महिलाओं और लड़कियों की जो क्षमताएं हैं वो तो हो गई हैं इक्वल, क्योंकि देखिए यहां से 6 थे 18 से 9 दूनी 18, ये पूरा पूरा खत्म हो रहा है। अब ये काम कराना है 8 महिलाओं और 6 लड़कियों से, तो अगर उठा के आपने 1 रख दिया तो टोटल काम हो गया ये 18, और अगर 8 महिलाओं और 6 लड़कियों से कराना है, इनकी क्षमताएं बराबर है, तो 8 6 14, तो इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 9/7 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है, बस केवल अप्रोच क्या लेना है ये समझ लीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के, एकदम इजी क्वेश्चन करने के लिए ये अप्रोच लीजिए, सिंपल तरीके से आराम से कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत जल्दी CHSL के एग्जाम की डेट्स भी आने वाली हैं, इस मंथ के एंड तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो इस वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि एग्जाम जब हो तो आपको कुछ भी नया ना लगे। एक डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ऐसे ही की जाती है प्रैक्टिस कि आप लग जाइए पूरी तरीके से कि एक मॉक टेस्ट लगाइए डेली, और डेली मॉक टेस्ट के साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ये करते रहिए, मैथ्स के और टॉपिक वाइज लगाते रहिए, देखते जाइए कि कहीं किसी टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हो उनको उठा के पूरा फिर से रिवाइज कर डालिए, फिर से उस पर काम कर लीजिए एक बार। तो ऐसे करके जब आप एक एक करके पूरा कर ले जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत आसानी होती है पेपर में। आज के टाइम में ना SSC ने बहुत टिपिकल पेपर बनाना बंद कर दिया है। SSC अब भी जो पेपर बना रही है वो ज्यादातर मैथ के क्वेश्चंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही मिलते हैं जो बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद पेपर जो रहता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है। उस चीज को याद रखिए कि अपनी कैलकुलेशन पे बहुत काम करिए। डेली कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप आराम से बैठ के सबसे ज्यादा काम कैलकुलेशन पे करिए, है ना। एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स वर्कआउट करके उसको डाउनलोड करिए और उस पर काम करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा काम करिए उस पर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ। ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई 6 इंच की है, तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक सिरे द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो अगर वृत्ताकार घड़ी की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो 9 बजे से 3 बजे तक की, अगर 9 बजे से 3 बजे तक की आप बात करेंगे तो जो घड़ी होगी वो आधा सर्कल पूरा चल जाती है। और आपसे ये कह रहा है कि जो सुई थी वो 9 इंच की थी, मतलब ये यहां से यहां तक की जो सुई थी वो 9 इंच की थी। 9 बजे से 3 बजे तक अगर ये जाएगी तो ये यहां से चल के ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो कि हो जाता है आधा सर्कल। अगर आधा सर्कल ट्रेवल करेगी तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि कितना चलेगी, तो 2 पाई रेडियस जो होगी वो जो घड़ी की सुई दे रखी है 6 वो ले लीजिए, और जो आपको एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, तो 180/360 से जैसे ही आपने हल किया तो ये 2 से 2 खत्म। तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो 6 पाई इंच डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत आसान सवाल है, देखिए। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे कि वो क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है यदि सेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a बराबर 4/17 है, तो आपको सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4a का वैल्यू चाहिए। देखिए समझदार है तो आपको आंसर दिख रहा है कि 4/17 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a को जब आप ओपन करेंगे
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। एक ब्रैकेट का वैल्यू आपको 1 पता है और दूसरे वैल्यू का मान आपको पता है। इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू आपको 4/17 पता है, तो सीधे सीधे आप आंसर लगा सकते हैं 4/17। यहां से डायरेक्ट दिख रहा है सेक की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a को जब आप सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये 1 बन जाएगा और जो बचेगा उसका मान आपको पता है 4/17। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही हुआ वो हो गया 4/17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए एक ये बहुत सही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में एक अंतःवृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि भुजाएं पी क्यू, ये आपको दे रखी है पी, ये आपको दे रखी है क्यू, ये दे रखा है आर, यहां पे दिया हुआ है ये डी, ये ई और ये एफ। ये आपका एक इन सर्कल दे रखा है, अंतःवृत्त दे रखा है। कह रहे इसकी जो भुजाएं हैं वो डी ई एफ पे स्पर्श करती हैं। यदि पी क्यू की लंबाई 15 दे रखी है, इसकी पूरी लंबाई जो दे रखी है वो 15 दे रखी है, 15 दे रखी है, और आपको दे रखा है क्यू आर की लंबाई दे रखी है 11, ये पूरी है 11, और क्या दे रखा है, और आरपी की लंबाई दे रखी है 13, ये दे रखी है 13। अब आपसे कह रहा है पीडी की लंबाई चाहिए कि ये वाली लंबाई चाहिए कि ये कितनी होगी। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि हमको जो लंबाई चाहिए इसको अगर हम x मान लें ये थोड़ी देर के लिए, तो जो बची हुई लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 15 माइनस एक्स। अगर ये 15 माइनस एक्स है और ये यहां से एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है तो ये भी जो होगी ये 15 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये 15 माइनस एक्स है तो आप इसको 11 से जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 11 माइनस 15 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 15 माइनस एक्स ये हो गई। तो इसको जैसे ही आपने इसको 11 से घटाया तो 11 में 15 घटाया तो ये हो गई 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगी। जैसे ही ये 4 माइनस एक्स हो गई तो ये हो जाएगी आपकी सॉरी इसको 4 माइनस एक्स मत करिए, एक काम करते हैं कि ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगी, अगर ये x है तो ये हो जाएगी 13 माइनस एक्स, अगर ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी 13 माइनस एक्स। ये देखिए अगर ये दोनों भी एक ही बिंदु से टेंजेंट है तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये 15 माइनस एक्स है तो ये भी 15 माइनस एक्स होगी, और ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी 13 माइनस एक्स होगी। तो अगर हम सारी साइड्स को जोड़ लें तो ये x और x मिला के ये कितनी हो गई, ये हो गई 2x। ऐसे ही 15 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये कितनी होगी 30 माइनस 2x। ऐसे ही जब 13 माइनस एक्स और 13 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये हो गया 26 माइनस 2x, और ये बराबर हो गई त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग देखेंगे तो 15 11 26, 26 और 13 39, ये कितने हो गई 39। जैसे ही आपने हल किया तो ये दो से दो खत्म हो गया तो ये माइनस का 2x बचा 30 और 26 हो गया 56। 56 को जैसे ही घटाएंगे तो जो 2x का वैल्यू आ गया वो आ गया 17। अगर 2x 17 है तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो जो इसका आंसर आएगा वो 8.5 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। फिर से देखिए किया क्या गया, करना क्या है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि जैसे आपने देखा P ऐसे करके ये, तो अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, तो अगर ये पूरी 15 थी ये x होगी, तो बची हुई 15 माइनस एक्स, ये 15 माइनस एक्स, तो ये भी एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तो ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर अब ये बची है 15 माइनस एक्स, ये अगर x थी तो ये बची 13 माइनस एक्स, अगर ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी 13 माइनस एक्स। तो सारी साइड्स को सम को जोड़ के हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर कर दिया, और वहां से जो हमको x की वैल्यू पूछी गई थी वो हमको मिल गई 8.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। की 17 क्या कह रहा है देखते। कह रहा 15% और 5% की दो क्रमिक छूटें किस एकमात्र छूट के बराबर होंगी। तो ऐसे ये सवाल बहुत आसान होते हैं। 15 5 20 में से अगर आप 0.75 घटा देंगे तो ये एक क्रमिक छूट किसके बराबर होगी। तो देखेंगे 19.25%। एकदम आसान सवाल है कि आपको कुछ नहीं करना है, d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 अपॉन 100 करना है आपको दो डिस्काउंट को निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो 19.25। एक बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि 18 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादनों के उत्पादन को दर्शाती है। सौंदर्य मतलब ब्यूटी,
है ना, ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स को बताती है कि कितना कितना उत्पादन होता है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, टी द्वारा सौंदर्य उत्पादन एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन का कितने परसेंट है। तो टी द्वारा जो है वो 70 है और एस का कितने परसेंट है, वो है 50 का कितने परसेंट है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म, ये 20 सत्ते 140% दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नहीं था, मजाक था एकदम, एक छोटा सा जिसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एलजेब्रा का, जहां पे आपको x का वैल्यू मिल रहा है √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ये आपको x का वैल्यू देखने को मिल रहा है √5 - 2 अपॉन √5 + 2। और आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 अपॉन x²। तो अगर आपको ये करना है तो इसके लिए बहुत बेहतर तरीका है कि सबसे पहले आप x + 1 अपॉन x का वैल्यू देख लीजिए। तो जैसे ही आप x + 1 अपॉन x का वैल्यू देखेंगे तो ये √5 - 2 और ये √5 + 2, ये यहां से हो जाएगा √5 - 2 अपॉन √5 + 2। और अगर हम इसको पलट के लिखेंगे और बीच में आ जाएगा इसका प्लस साइन, तो अगर हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 2 अपॉन √5 - 2। ये अगर ये करेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो वो नीचे आ जा रहा है 3, √5 का 5 और 1, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 का कुछ मतलब नहीं बनता है। जैसे ही आप √5 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 और 4 हो गया आपका 9 और -2 ये भी खत्म हो जाएगा, तो उधर से 9 और 9 कितना हो गया 18। तो अगर आप देखेंगे कि x + 1 अपॉन x का वैल्यू, तो आपको देखने को मिला कि कितना आ गया 18 आ गया x + 1 अपॉन x का वैल्यू। अगर x + 1 अपॉन x 18 है और हमको ये निकालना है तो हम स्क्वायर करके 2 कम कर दें, तो 18 का स्क्वायर -2 कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 322। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। फिर से देखिए कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा सवाल, आप यहीं से इसका कॉन्जुगेट कर देते तो x का वैल्यू जो आप देखते तो ये जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट करते तो ऊपर जा जाता, तो यहां से ये बच जाता। जैसे ही आप मल्टीप्लाई ऊपर करते इसको तो ये हो जाता आपका √5 9 - 2 √5, है ना, ये हो जाता आपका 9 - 4 √5, 2 √5 नहीं होता तो 4 √5 हो जाता ये 9 - 4 √5 x का वैल्यू। तो 1 अपॉन x का वैल्यू देखते तो वो हो जाता 9 + 4 √5। तो वहां से ये कट के वहां से भी आप देख लेते तो आंसर आ जाता, बट आप ऐसे ही कर लिए तो इसका x + 1 अपॉन x का वैल्यू 18 हो गया, तो x² + 1 अपॉन x² का वैल्यू जो हो जाएगा वो 322 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है भाई, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिले वो टोटल वोट का 48% है, और कह रहे हैं वो 1100 मतों से चुनाव जीत गया वो। देखो भैया 100% वोट पड़े थे, 100 में से 8% तो इनवैलिड हो गए, तो बचे वैलिड 92 में से जीतने वाले को मतलब 48% कुल का अगर इसको 48 मिला है तो दूसरे को पक्का 44% मिला हुआ, क्योंकि 8% वोट पहले ही खराब हो चुके थे। तो 92 में से 48 इसको मिल गया तो इसको मिले 44%। यहां से वो कह रहा है कि जो जीत हार हो रही है वो हो रही है 1100 मतों से चुनाव जीता, तो 4% का वैल्यू अगर 1100 है और हमसे पूछा गया है कुल कितने वोट डाले गए, तो दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 × 25 करेंगे तो 27,500 वोट इसका सही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं करना, आसान सा सवाल है। 100 में से 8% वोट खराब हो गए तो सही वोट बचे 92%, या ये कह दें कि वैलिड वोट बचे 92%। 100 में से 48% विनर कैंडिडेट को मिल गए, तो अब 92 में से 48 विनर को मिल गए तो लूजर के बचे 44%, और इनका अंतर 4% का वैल्यू पता है, तो 100% का वैल्यू आ गया 27,500। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए 21 एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको 21 में x⁴ + 1 अपॉन x⁴ का वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है 2207 ये वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा गया है x⁷ + 1 अपॉन x⁷ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x⁷ + 1 अपॉन x⁷ का वैल्यू निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं x³ + 1 अपॉन x³ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप वहां से आंसर देखेंगे कि कितना आएगा।
तो देखिएगा इस सवाल को करेंगे कैसे, दिमाग लगाइएगा कि पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू जो देखने को मिलेगा, अगर हमने दोनों तरफ 2 जोड़ दिए तो 2207 में 2 जोड़ेंगे तो 2209, और अगर 2209 देखेंगे हम तो ये आपको देखने को मिलेगा 47 का स्क्वायर, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं तो हमें x प्लस 1/x का वैल्यू जो देखने को मिल जाएगा वो 7 देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अगर x प्लस 1/x 7 है तो यहां से अगर हम x³ प्लस 1/x³ को देखेंगे तो वो हमको देखने को मिलेगा x³ प्लस 1/ इसका क्यूब करके इसका 3 गुना हमें इसमें घटाना है, तो 343 में अगर हम 3 गुना घटा देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3 में 1 गया 2 और 34 में 2 गया 31, 312। क्योंकि एक्चुअल इसका आंसर निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 के साथ साथ जो हमको एक्स्ट्रा में मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 1/x, इतना मिलेगा। तो अगर हम x प्लस 1/x को उधर घटा देते हैं जाके तो हमको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान मिल जाएगा। तो अब हमें 2207 और 312 का गुणा करना है और उसके बाद हमें उसमें ले जाके 7 घटाना है। तो 7 दूनी 14, 4 आया। अगर 4 में से हमको 7 घटाना है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आ जाएगा। तो इस सवाल को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा वो 710647 हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन सवाल है जिसको करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि करना क्या है। आप इस तरीके से करिए इस सवाल को कि आपको क्या पता, ये पता था कि आपको 2207 इसका वैल्यू पता था, 2207। अब हमको चाहिए अगर, तो हमने कहा इन दोनों का गुणा कर दें। जैसे ही हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पता है 2207, इसकी वैल्यू जो पता है वो पता है 2207, और इसकी वैल्यू जो हमने x³ प्लस 1/x³ की निकाल ली वो हमको मिल गई 312। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 के साथ x प्लस 1/x भी देखने को मिलेगा, तो उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो हम माइनस क्या कर दे, माइनस x प्लस 1/x करेंगे तो 7। तो अगर यहां से हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 दूनी 14 से 4 आया, और 4 में से जब आप 7 घटाएंगे तो घटाएंगे नहीं, 14 में से 7 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो 21 का जो सही आंसर आएगा वो 4th ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 21। 22 पे चल रहे हैं। देखिए 22 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नीचे दी गई 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या, 7 तालिकाएं जो है वो 7 दुकानों की पेंसिलों की संख्या बता रही है जो बेची जा रही है। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है S1 S2 S3, ये पूछ रहा है S3 द्वारा बेची गई संख्या S6 के साथ बेची गई अनुपात। S3 से बेची गई 70 और S6 से बेची गई 130, तो अनुपात हो गया 7:13। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, DI का एक बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। अब आपसे कह रहे हैं cot x माइनस 10x का वैल्यू पता है और cot x प्लस 10x का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, cot x माइनस 10x का पता है, cot x प्लस 10x का बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए, ये आप यहां से बहुत समझदार हैं कि cot x का जस्ट अपोजिट ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें x माइनस 1/x का वैल्यू जो है वो 3/2 पता है, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। अगर समझदार हैं तो ये आप देख पाएंगे कि cot का जस्ट अपोजिट 10 होता है, तो हम अगर x इसको मान लें तो ये इसका 1/x होगा। ऐसे ही इसका वैल्यू, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको हल करने ना जाएं, अगर हम ये कह दें कि x बराबर 2 पे, ये 1.5 है, 2 में से आधा घटाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 2 में अगर हम आधा जोड़ेंगे 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। डायरेक्ट अप्रोच है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि x माइनस 1/x 3/2 पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए क्या होगी। सॉल्व भी नहीं करना है, आपको वैल्यू दिख रहा है कि x बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1/2 से आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। 20-25 सेकंड का सवाल है, अगर आप सॉल्विंग करने चलेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अर्ध गोले की बात कर रहा है जिसका व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो अगर उसका भीतरी सिर्फ अंदर अंदर का सिरा करना है तो 2πr² से हो जाएगा, क्योंकि अर्ध गोला कह रहा है। तो 2π का वैल्यू हो गया 22/7, और रेडियस अगर देखोगे तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगी 84 जो दे रखा है, ये डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 42 और 42 हो गई। और अगर 21 रुपए जो पता है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो एक का हो जाएगा 21/100। खर्चे का भी गुणा करे ले रहे हैं। तो अगर यहां से हम देख लें कि ये 7 से काटेंगे तो 7 छंग कितना हो गया 42। अब यहां से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे
तो 21 इंटू 21 होता है 441, और 441 का डबल करोगे तो 882 हो गया इसका गुणा, और इसका गुणा करेंगे तो 22 छक्का 132, और 132 का अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो 132 का डबल हो जाएगा आपका, ऐसे ना करो तो इसमें 2 का गुणा और कर लेते हैं, छोटे छोटे गुणा कर लो ताकि इससे आसानी रहे। तो लिख लो 2 इंटू 22 इंटू 6, ये और लिख लो। तो जैसे ही आपने 882 में 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, और ये हो गया 1764, और 6 का गुणा कर लो और फिर 22 का गुणा कर लेंगे। तो 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 रंग 36, और 2 हो गया 38, हासिल लगा 3, 17 छक्का 102, और 3 हो गया 105। जैसे ही 22 का गुणा किया तो 22 चौको 88, हासिल लग गया आपका 88 के बाद 8, 22 अट्ठे 176, और 8 184, बचा 18, 22 पंचे 110, और 18 अगर देखेंगे तो 128, 110 और 18 128, 128 के बाद बचा 22 एकम 22 और 1 23, 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2328 रुपए 48 पैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, बट ऐसा कठिन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, यही काम कर रहा है एसएससी कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव दे रहे हैं। ये तो समझो 24वां क्वेश्चन दे रखा है किसी सेट में, हो सकता है ये तीसरा क्वेश्चन होगा और उसको उस टाइम करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को क्या करो आप, यहां से एक बहुत अच्छा तरीका था कि इसको हम लोग चेक कर लेते कि एक बार डिजिटल सम से चेक करके देखते क्या डिजिटल सम से बन रहा है। तो इसका 2 हो गया, इसका 2 2 4 आया, और इसको देखोगे 8 8 16, 16 2 18, 8 8 हो गया, 16 2 18, मतलब 9 से कट रहा है, 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ये देखो 5 5 10 3 13 2 15, 15 4 19 19 8 27, ये भी कट रहा है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि और भी कई सारे हैं जो कट रहे हैं, अगर सारे नहीं कट रहे होते तो आप आसानी से कर सकते थे। तो आपका जो आंसर आया वो 2328 रुपए 48 पैसे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इसका। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा। जो नंबर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1026, 2268 और 2430, ये 3 नंबर दे रखे हैं जिनका एचसीएफ निकालना है। तो 2 नियरेस्ट का डिफरेंस देखते हैं, ये दोनों हमको नियरेस्ट दिख रहे हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं तो इनका जो डिफरेंस देखने को मिलेगा 68 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2300, और उधर हो गया 130, 130 और 132 जोड़ेंगे तो 100 हो गया 62। अगर हम इस 162 में हम ये ले लें कि 2 तो मेरा आना ही आना है इसमें, जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें 2 आएगा, क्योंकि 162 ऑप्शन नहीं है तो 162 आंसर नहीं हो सकता। देखो 81 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो कटेगा ही कटेगा। और अगर हम देखें कि 108, अगर 108 को हम थोड़ा ध्यान से देखें, अच्छा यहां से देख ले तो 81 बचा मेरे पास एक्स्ट्रा। अगर हम 81 से काट के देखेंगे कट रहा है तो पहले देख ले कि 27 से कट रहा है क्या, 27 से देखेंगे तो ये हो गया आपका 27 से 81। अच्छा एक बार इसको डबल करके भी देखें कि और पास पहुंच जाएंगे। अगर इसको डबल करेंगे तो 22 68 में से जैसे ही डबल किया तो ये हो गया 20 52। 20 52 को अगर हम घटा रहे हैं तो 8 में 2 गया 6, 20 52 हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे तो 8 में 2 गया, 6 में 5 गया 1, और यहां से बच रहा 216, तो ये उससे बड़ा हो जा रहा, तो इसके लिए ये तो और टफ कर देगा। तो यहां से कर लेते हैं इसको कि 2 और 81, 2 तो पक्का होना है, तो 27 और 81 तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर या तो 108 होगा या 54 होगा, 108 और 54 होगा। 108 देखिए आपका 4 से डिविजिबल है, और हमें दिख रहा है कि 4 से डिविजिबल वाला आंसर नहीं हो सकता, तो 108 भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर पक्का कितना होगा? 54। इतना बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक छोटी सी बात दिमाग में रखिए कि बाय द ऑप्शन चले जाइए। यहां से भी अभी हम ब्रेक करके इसको अलग अलग कर सकते हैं कि हमने ले लिया इससे 27 और 3 में ब्रेक कर लिया, जब 27 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 27 दूना 54 से ये एचसीएफ बन जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको आप बाय द ऑप्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कि आपने देख लिया कि ये 3 नंबर देखे आपने, ये 3 नंबर देखे आपने, देखा ये देखिए 27, सारे नंबर इवन है तो 2 से कटना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, कि जो भी इसका एचसीएफ होगा उसमें 2 जरूर होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बचा मेरे पास ऑप्शन 54 और 108। 108 4 से कट रहा है, जबकि ये 4 से नहीं कट रहे, तो ऑप्शन ये चौथा भी नहीं सही होगा, 108 भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ जो आंसर सही हुआ वो 54, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो एक एक करके हमने 5वें सेट में भी, जो हमने आज सीजीएल का 5वां सेट उठाया, उसके भी एक एक करके क्वेश्चन को बहुत आराम से सारे सेट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको उठाकर भी जरूर देखें। और अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।